हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोग को पता है कि मैं घटना चक्र पूर्वालोकन के आधुनिक भारत की सीरीज़ को लेकर आई हूँ, जिस क्रम में हमारा 16 टॉपिक हो चुका है। आज हमारा 17वां टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस। कांग्रेस का जो है बनारस, कलकत्ता और सूरत में अधिवेशन जो हुआ था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे और उसी से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स हैं। दोस्तों, इसी चैनल पर हमारा घटना चक्र पूर्वालोकन की पॉलिटी सीरीज़ भी चल रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए इसके शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया था। वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र की पुस्तक द इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 टू 1947 के अनुसार स्वराज स्वशासन की मांग को लेकर कांग्रेस के भीतर सबसे मुखर वक्ताओं में दादा भाई नौरोजी सबसे आगे थे। वर्ष 1904 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में धन निकासी के विषय पर बोलते हुए उन्होंने स्वशासन की मांग रखी तथा 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के दुखों और अन्यायों का एकमात्र उपाय स्वशासन है। इसके बाद 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता स्वयं दादा भाई नौरोजी ने की थी, राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज या स्वशासन रखा गया था। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज या स्वशासन को बनाया था। कांग्रेस द्वारा स्वराज या स्वशासन पर वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई और वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लिया गया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोगों में श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिसवरी के चुनाव में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट और बाद में एल्फिस्टन कॉलेज बना था वो में बम्बई में गणित व नेचुरल फिलोसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। C.Y. चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा है कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया, लेकिन मूल खाड़ और उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के मध्य हुए वैचारिक मतभेद और वर्ष 1906 में कलकत्ता प्रस्ताव पर हुआ मतभेद था। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल रहे। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक देशभक्त जिन्हें महात्मा गांधी स्वयं अपना गुरु माना था। कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1885 में वे न्यू इंग्लिश स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त हुए थे तथा 1886 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य बने। 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा से भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्रधानाध्यापक, फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 में बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था उन्होंने और 1897 में उन्हें और दिनसा बादशाह को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्बी आयोग को साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। 1899 में बॉम्बे में विधान परिषद के और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया के लिए चुने गए थे। अपने राजनीतिक दर्शन में वो सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव से मृदु और न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश के पुनरुद्धार जो है राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उन्हें अपने राजनीतिक गुरु माना था और महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी 1905 में।
बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वो समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस सहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज रखा था। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में स्वशासन, स्वदेशी और बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी ने फहराया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था तो कांग्रेस ने इसका कोई अपने लिए संविधान बनाने के लिए का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, गलत है। स्वशासन सुनिश्चित करना ये भी नहीं था। उत्तरदायी सरकार और स्वयं की सरकार, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन सही नहीं है। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह लक्ष्य व्यक्त किया था कि भारत में आगे चलकर वैसी शासन व्यवस्था स्थापित हो जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासी उपनिवेश में थी। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज या स्वशासन को भारतीय दुखों और अन्याय के अंत का एकमात्र उपाय बताया था। बनारस अधिवेशन में स्वराज प्रस्ताव न तो पेश किया गया था, न ही अपनाया गया था, यह केवल इस पर चर्चा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के साथ साथ स्वराज या स्वशासन प्रस्ताव पारित किया गया था, अतः प्रश्न की प्रकृति गलत है। स्वराज संबंधी प्रस्ताव 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में नहीं बल्कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया था। कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो स्वराज शब्द अगर व्यक्त किया गया होगा तो ये तो बनारस में है, लेकिन अगर पास किया गया तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में है। प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र की पुस्तक द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 से 1947 के अनुसार स्वराज या स्वशासन की मांग को लेकर कांग्रेस के भीतर सबसे मुखर वक्ताओं में दादा भाई नौरोजी सबसे आगे थे। वर्ष 1904 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में धन निकासी के विषय पर बोलते हुए उन्होंने स्वशासन की मांग रखी और वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में नौरोजी ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के दुखों और अन्यायों का एकमात्र उपाय स्वशासन है। इसके बाद वर्ष 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता स्वयं दादा भाई नौरोजी ने की थी, राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज या स्वशासन रखा गया था। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार लक्ष्य स्वराज स्वशासन को अपनाया था। पहली बार लक्ष्य जो स्वराज या स्वशासन को बनाया था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प बी माना था, परंतु बाद में उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को हटा दिया गया क्योंकि स्वराज शब्द को अभिव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता है, इसलिए उत्तर निरस्त कर दिया गया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, जबकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिशरी चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और वर्ष 1906 में अध्यक्ष भी रहे। C.Y. चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया था, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं है। दूसरी ओर गोखले ने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी को दी गई है। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, तो ये सही है। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, तो ये भी सही है। इन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, तो ये भी सही है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी पर टिकट पे चुने थे, नहीं अनुदार नहीं उदारवादी पार्टी के टिकट पे चुने गए थे, तो यही गलत है। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अतः कथन डी सही नहीं है। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो वो पहले भारतीय थे जो एलिफिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, एकदम सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राफ्त गुप्तार प्रारंभ किया था, ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, नहीं 3 बार की थी, 4 बार नहीं की थी, तो ये गलत है। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और नेचुरल फिलॉसफी आधुनिक विज्ञान विषय का पूर्ववर्ती रूप है, जिसमें मुख्य रूप से भौतिक, खगोलशास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूविज्ञान जैसे विषय शामिल होते थे। नेचुरल फिलॉसफी में उस समय ये प्रोफेसर नियुक्त हुए थे और 1892 से 95 तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुप्तार की शुरुआत की थी वर्ष 1851 में, और फिर दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिशवरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अपने लंदन प्रवास 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की थी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। वर्ष 1907 के सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी नरम दल और उग्रवादी गरम दल में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। लेकिन विभाजन का मूल कारण उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच पैदा हुए वैचारिक मतभेद और वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव पर हुआ मतभेद था। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल रहे। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। वर्ष 1907 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.बी. घोष, रास बिहारी घोष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था? तो राष्ट्रीय शिक्षा थी, स्वदेशी था, बहिष्कार भी था, ये बंगाल विभाजन को रद्द करना ये नहीं था उसमें। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पे सही है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पे, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पे, उपयुक्त सभी पे, तो ये सही है, उपयुक्त सभी पे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतिक उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे ये महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया था। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1905 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, तो एकदम सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गया, तो दोनों सही है। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष, आर.बी. घोष थे। तो ये क्वेश्चन हो गया।
वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुटों चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने किया था। तो ये गलत है, एसपी सिन्हा ने नहीं किया था, ये गलत है। 1 और 2 सही है किंतु 3 गलत है। वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के चरमपंथी और नरमपंथी गुट में विभाजित हो गए। वर्ष 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी चरमपंथी एक हो गए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी तो 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक ने किया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना आना, ये गलत था। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, यही सही था। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थ, ये भी गलत था। बी सही है इसमें। तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाने के पक्षकर थे। अंततः रासबिहारी घोष ही अध्यक्ष बनने में सफल हुए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्कार, बाय बाय।